हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी जहाँ पे आज हम लोग क्लास 9th के भौतिकी चैप्टर से क्वेश्चन उत्तर, आज चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन उत्तर को करने वाले हैं और समझने वाले हैं। मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं और क्या है नहीं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये मेरा मोशन चैप्टर है, आप सभी देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से एक क्वेश्चन इधर छूट गया था, उसको भी कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई। एक वस्तु द्वारा क्या किया गया है, कुछ दूरी तय की गई है, ठीक है। क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो हाँ, शून्य हो सकता है। कैसे? अगर कोई वस्तु मान लेते हैं एक वृत्तीय पथ पर तय करती है, किस पथ पर? एक वृत्तीय पथ पर तय करती है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु जहाँ से चले और फिर वहीं आके पहुँच जाए तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन दूरी दुगुनी होती है, दूरी बढ़ जाती है। अगर सरल रेखा में होगा तो दुगुनी हो जाएगी, और नहीं तो वृत्त की त्रिज्या के रूप में हम लोग जैसे वृत्त का परिधि ज्ञात करते हैं उस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ, बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। हमें प्रश्न में कहा गया है कि किस अवस्था में, मतलब किस में। तो जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी समान होगी, जब वस्तु का वेग और विस्थापन और दूरी बराबर होगा, तब क्या होगा? तो उसका औसत वेग भी बराबर होगा और उसकी औसत चाल भी बराबर होगी। तो आशा करता हूँ दोस्त समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। तो किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं कि उसकी चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। अब देखिए, हम आपको चाल समय ग्राफ का एक पहले ग्राफ बना के दिखाते हैं। चलिए, इस प्रकार से ये चाल हो गया और इसका क्या होगा? ये समय हो गया। समय नीचे आता है, चाल आता है ऊपर, यहाँ पे वेग आएगा, फिर यहाँ पे विस्थापन आएगा और समय नीचे आएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, जो वस्तु विषय में हम कह सकते हैं चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है। समय अक्ष के समांतर, इसका मतलब ये यहाँ होगा या यहाँ होगा, किसी ऐसे इस प्रकार से होगा, क्योंकि समय अक्ष के समांतर हुआ तो समय अक्ष के हमें पैरेलल यानी कि समांतर करना पड़ेगा ना। ये समांतर हो गया। अब देखिए, अगर मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से यहाँ पे हुआ, इसका वेग है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ले लेते हैं समय 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 8 सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं तो 2 सेकेंड, यहाँ पे जब 0 सेकेंड था तब भी हमारा यानी कि गाड़ी कितने में स्टार्ट हुआ है? 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। 2 सेकेंड पर कितना आ गया? 4 मीटर। 4 सेकेंड पर कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चल रहा है। इसका मतलब एक समान चाल है। आप समझ गए होंगे। अब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसके दूरी समय ग्राफ समय अक्ष समांतर एक सरल रेखा है। देखिए, जब चाल और समय का था तब तो इसमें चेंजिंग आया था, लेकिन जब दूरी समय ग्राफ आएगा तो उसका हम समझाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होता है, समय आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, और ये क्या होगा? तो दूरी, और इसके समय अक्ष के समांतर है, ठीक है। मान लेते समय अक्ष के समांतर, इसको हम क्या करिए? समय अक्ष के समांतर कर दी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 मीटर है, मान लेते हैं दूरी, यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेकेंड है, या 1 सेकेंड यहाँ होगा, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, इस प्रकार से चलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 सेकेंड में भी हमारी गाड़ी कहाँ पे है? तो 6 मीटर की, यानी कि यहाँ पे 6 मीटर की दूरी पे। दूसरे सेकेंड में भी 6 मीटर की दूरी पे ही, क्योंकि देख रहे हैं ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। 4 सेकेंड में ही 6 मीटर पे है, 6 सेकेंड में भी वो 6 मीटर की ही दूरी पे है, 8 सेकेंड में भी वो 6 मीटर की ही दूरी पे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है जो हमारी गाड़ी जो है वो रुकी हुई है, वो जा नहीं रही है। तो ये क्या होगा? तो वो इस विराम स्थिति में होगा। अब यहाँ से इसका आंसर भी हम लोग देख लेंगे। वैसे तो इसमें कहा गया जैसी वस्तु स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु स्थिर है और वह गतिमान नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। अब हमसे कहा गया जो एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ये यहाँ पे देख लीजिए। हम चले आपको समझाते हैं समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
क्वेश्चन में मैं दूरी, समय दूरी का ग्राफ, तो चलिए समय दूरी का ग्राफ हम लोग बनाते हैं। यहाँ से ये दूरी हो गया और यहाँ से समय हो गया। जब आप लोग भी बनाइएगा तो यहाँ पे दूरी दीजिएगा, यहाँ पे समय दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक समान कह रहा है तो हम क्या एक समान कब होगा, जब ये यहाँ से ऐसे सरल रेखा में चलेगा तो ये एक समान हमारा क्या आ जाएगा, गति आएगा। क्योंकि चाल यहाँ पे मान लेते हैं 4 है, यहाँ पे बिंदु ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये मान ले 4, ये 6 और ये 8, और यहाँ से ये ले लेते हैं 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, और यहाँ से ये 8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितना है मेरा, तो 4, अब समय कितना है 2 सेकेंड, तो 2 से काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। अब यहाँ से दूसरा मिल लेते हैं, दूसरा में यहाँ पे दूरी कितना है 6, और कितना है ये 6, और उसके बाद यहाँ पे 3 आएगा। समय को हम 3 सेकेंड मानेंगे, 4 सेकेंड मानेंगे, एक एक करके बढ़ाएंगे, 5 सेकेंड मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक समान चाल निकल के आ जाए, एक समान वेग निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड में आपको बताता हूँ दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक समान के लिए ये जो है समय दूरी और समय का ग्राफ जो होगा वो समय अक्ष के ही समांतर होगा। एक समान के लिए किसके समांतर होगा, तो समय अक्ष के ही समांतर होगा एक समान के लिए। और असमान के लिए ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक, लेकिन एक सरल रेखा नहीं होगा। इस प्रकार से इसका ग्राफ हो जाएगा समय अक्ष असमान गति के लिए, और एक समान गति के लिए ये समय अक्ष के समांतर होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग इसका आंसर भी देख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से देखिए क्या है, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान समय के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन लाता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में 16 में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। किस स्थिति में चाल नियत है यानी कि कांस्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा चाल क्या है, तो नियत है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, एक समान चाल है, ठीक है। यहाँ देखने पर अब इसमें कह रहा है जो चाल घट रही है, तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना इसके ऊपर से ये घटते कितना आ गया, नीचे आ गया, यानी कि चाल घट रही है। और उसके बाद हम देखते हैं तो चाल बढ़ रही है। चाल कब बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू से ये बढ़ रहने का क्या है, तो ग्राफ है, ठीक है। और उसके बाद चाल बढ़, इसके बाद चौथी स्थिति में क्या है, तो सबसे पहले चौथी स्थिति का अगर हम बात करें तो ये चाल बढ़ रही है, फिर नियत है, कांस्टेंट है, और फिर ये घट रही है। तो चौथी स्थिति में इस प्रकार से आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और 17 की ओर चलते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। 17 में कहा गया है जो 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चलती है तो एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए हम इसको आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त पे, देखिए यहाँ पे 7 मीटर त्रिज्या है, ठीक है, ये 7 मीटर है, इस पे कोई चलती है, देखिए ना, वृत्त पर कोई वस्तु चल रही है, कितना वेग से, 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से, तो उसके चक्कर लगाने का समय क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो समय दिया भी है, सूत्र दिया हुआ है यहाँ पे, टी बराबर क्या है 2πr/v दिया हुआ है। यहाँ से 2 गुना 22/7 गुना r का मान 7 दिया हुआ है, बट v का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये 7 से ये 60 कर जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11, यानी कि आपका समय जो आ जाएगा वो 11 सेकेंड आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कैसे आया, नहीं आया होगा। अब यहाँ से चलिए 18 में क्वेश्चन चलते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, तो वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। वस्तु का जो विस्थापन का जो मान आता है उसके परिमाण के बराबर आता है। वेग समय ग्राफ में नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, तो यहाँ देख सकते हैं वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव में ही इस प्रकार के क्वेश्चन को हल किए हैं। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की समझते हैं। क्वेश्चन में है अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है। तो विस्थापन समय का ग्राफ जब भी होगा तो उसे हम वेग ही ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कहा गया क्या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करते हैं या वस्तु का वेग, तो वस्तु का वेग ज्ञात करते हैं।
वस्तु का वेग आप लोग को आंसर लगाना है। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को एक समान वृत्तीय गति क्या है, नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति, जब एक कण एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है, जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। आशा करता हूँ 20 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए 21 नंबर समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे को प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 21 नंबर कह रहा है क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है। हाँ, हमेशा क्या होता रहता है, तो परिवर्तित होता रहता है। वृत्तीय गति में आप लोग को इससे पहले भी मैंने आप लोग को समझाया हूँ, जो वृत्तीय गति में वेग क्या होता है, तो परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए 22 नंबर, एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु का वृत्तीय पथ पर घुमाने के लिए वस्तु की गति की दिशा क्या होगी। तो यहाँ देखिए वो स्पर्श रेखा की दिशा में गति करता है। वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा सीधी रेखा में गति करता है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को 11 से 22 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को समझने वाले हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, मैं आप लोग को बताते चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं आप लोगों को दूरी और विस्थापन का फॉर्मूला मतलब डिफिनेशन जो थे वो लिखा दिया था। चलिए अब हम जानते हैं जो इसका अंतर किस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दूरी का बात करें तो किसी खास समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, तो दूरी कहते हैं। दूरी में केवल परिमाण होता है, दूरी एक अदिश राशि है। अब हम विस्थापन में अंतर भी कहा गया है, तो चलिए विस्थापन का भी जान लेते हैं। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो ये इतना लिख लेते हैं तो आपको अंतर पता चल जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें, और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। देखिए चाल, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का चाल कहते हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय। चाल एक अदिश राशि है। चाल में परिवर्तन उसके परिमाण में परिवर्तन से होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल में दिशा नहीं होती है, चाल का किसी भी दिशा में हो सकता है, लेकिन वेग में दिशा होती है। अब चलिए वेग के बारे में समझते हैं। अंतर कहा गया है तो दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। वेग, विस्थापन की दर को हम लोग वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वेग एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन उसके परिमाण एवं दिशा दोनों में परिवर्तन से होता है। इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा भी होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक धावक की चाल जो है कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। साइकिल सवार की चाल 5 मीटर पर सेकेंड है। इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखिए। घटते हुए क्रम देखिए, ये मीटर पर सेकेंड में, इसको भी मीटर पर सेकेंड में लिख लेंगे, हम लोग बना लेंगे। तो देखिए 25 किलोमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं। तो 5/18 से गुना करने पे ये मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये इसको गुना किए तो 25 को 5 से गुना किए 125, अब 18 आ गया मीटर पर सेकेंड। इसको भाग दे दीजिए 6.94 मीटर पर सेकेंड आ गया। घटते क्रम में होता है, सबसे पहले हमें बड़ा लिखना होता है, उसके बाद छोटा लिखेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक समान त्वरण क्या है। एक समान त्वरण क्या है, तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो उसका त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सॉरी 24 मीटर होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड है, और सेंटीमीटर भी हो सकता है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है, 4 नंबर में सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और त्वरण -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे। यहाँ से देखेंगे तो u क्या हो गया मेरा, तो u हो जाएगा, प्रारंभिक चाल दिया हुआ है तो प्रारंभिक चाल u होता है, u हो गया 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और त्वरण का बात करेंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा इसमें -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है तो हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को हमें क्या पूछा जा रहा है, तो तय की गई दूरी यानी कि s बराबर v² बराबर, हम लोग एक सूत्र पढ़े थे जो u² + 2as,
तो v का मान 0, u का मान 24 रख दिए, प्लस तो प्लस 2, a का मान रख दिए -4 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी यूनिट नहीं लिखे हम लोग, और s को वैसे ही छोड़ दिए। तो फिर 0 का स्क्वायर 0, 24 का स्क्वायर 576, प्लस यहाँ से माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस सेकेंड को गुना करेंगे तो 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो 8 सेकेंड को माइनस में सीट लेके आएंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ से बराबर 576, यानी कि 576 आ जाएगा। तो फिर सेकेंड बराबर 576 बटा 8, 8 से काट देंगे इसको 72, यानी कि सेकेंड नहीं, विस्थापन आप दूरी भी बोल सकते हैं इसको, s बराबर क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यानी कि दूरी कितना निकल के आ गया 72 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे के प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है? तो हाँ, एक समान वृत्तीय गति क्या है? तो त्वरित गति है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझाते हैं पढ़ के, आप लोग पहले समझ लीजिए पढ़ के, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ जाएगा। देखिए, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की स्थिति समय ग्राफ चित्र 2.34 यहाँ देख रहे हैं ना, दिखाया गया है। किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है? तो किन अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है? तो 3 से 8। यहाँ से देखिए, ये इस अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके वेग चाल क्या है तो सबसे ज़्यादा है, तो 3 से 8 अवधियों के बीच कार क्या है मेरा सबसे तेज चल रही है। तो इसमें लिखेंगे 3 से 8 अवधियों के बीच कार सबसे तेज चल रही है। ठीक है, किस अवधि में कार रुकी हुई है? तो किस अवधि में कार रुकी हुई है? तो 0 से 0 पे भी कार रुका हुआ है, और 12 पर भी कार हमारा क्या है तो रुका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 0 पे कार रुका हुआ है, और यहाँ पे 12 पे भी आके कार रुक गया है। ठीक है, अब चलिए इधर भी क्वेश्चन में है, इसको भी देखते हैं। इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, जे निर्देशक रेखा पर किस अवधि में कार धनात्मक दिशा में और किस अवधि में ऋणात्मक दिशा में चलती है? तो धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में, जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो धनात्मक, और नीचे की ओर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, तो 0 से लेकर यहाँ पे 2 है तो इस बीच में 3 है, तो 0 से लेकर 3 के अवधि में कार का मान क्या है? कार धनात्मक दिशा में जा रही है, और 8 से लेकर यहाँ देखिए 8 पे, 8 से लेकर 12 तक में वो क्या है तो कार का मान ऋणात्मक दिशा में, क्योंकि वो घट रही है इसीलिए ऋणात्मक दिशा में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं से समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, 2 वस्तुएं A और B की गति का दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं A और B है, इसमें दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है? किस ग्राफ की ढाल अधिक है उसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? किस समय पर वस्तु A वस्तु B से आगे निकल जाएगी? किस स्थिति पर दोनों वस्तु मिलेगी? 10 सेकंड और 50 सेकंड का उसकी स्थिति क्या है? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। सबसे पूछे इसमें हमें कहा गया है कि दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ A की जो ढाल है वो सबसे अधिक है। दोनों ग्राफ में ग्राफ A की ढाल क्या देती है? चाल, गतिमान वस्तु की चाल दिखाता है ढाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चाल ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा तो गतिमान वस्तु A क्या चाल है, क्या होगा ढाल क्या होगा तो अधिक होगा। अब चलिए दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? तो अभी मैंने आप लोग को बताया वस्तु A तेज चल रही है, तो वस्तु इसमें क्या हो जाएगा? वस्तु ही है ना, हाँ वस्तु A क्या होगा तो तेज चल रही है। आप लिख लेंगे दोनों में से वस्तु A तेज चल रही है। और ठीक, किस समय पर वस्तु A वस्तु B से आगे निकल गई? A जो है वस्तु B से आगे निकल गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो 40 सेकंड पर दोनों वस्तु क्या होती है? समान होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जाए पहले देखिए, यहाँ पे 40 सेकंड पे, तो 40 सेकंड के बाद वस्तु क्या हो जाएगी तो उसको आगे निकल जाएंगी। 40 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से अगर हम लाइन खींच लें तो यहाँ पे आ जाता है। तो 40 सेकंड के बाद यहाँ पे मिला है ना, 40 सेकंड के बाद वस्तु ए जो है तो B से आगे निकल जाती है। लेकिन किस समय पर वस्तु B से आगे 40 सेकंड, किस स्थिति पर दोनों वस्तु मिलेगी? तो 40 सेकंड पर दोनों वस्तुएं मिलेगी। 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उसकी स्थिति क्या होगी? तो वो देखिए 10 सेकंड पर वस्तु A
वस्तु ए वस्तु बी की चाल से कम है। वस्तु ए की देखिए यहाँ पे देखें 10 सेकेंड पे वस्तु ए की जो चाल है वस्तु बी की चाल से क्या है, कम है। यहाँ पे वस्तु बी की चाल ज़्यादा है और ए की चाल कम है। और 50 सेकेंड पे बात करते हैं, 50 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए वस्तु ये बी का हो गया बी का, और ये ए क्या हो गया, तो ए की चाल बी की चाल से अधिक हो जाती है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। अब हम लोग 11 नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। 11 नंबर चलिए पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 2.36 में दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया कार का पहले 3 घंटों में, उसके बाद के 5 घंटों में और अंत के 4 घंटों में त्वरण कितना है, कार ने कुल कितनी दूरी तय की, कार का औसत चाल क्या है। चलिए सारे प्रश्न को समझेंगे और उसे भी समझने का प्रयास करते हैं, सारे चीज़ों को निकालेंगे भी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कार का पहले 3 घंटों में हम निकालते हैं त्वरण कितना है। सबसे पहले कार का पहले 3 घंटों में त्वरण निकालते हैं। यहाँ से देखेंगे आप लोग इस प्रकार से, यहाँ के देखिए, यहाँ से देखते हैं तो कार का पहले 3 घंटे में त्वरण, तो यहाँ से देखिए 3 घंटे में त्वरण, तो यहाँ से भी देखिए क्या है, तो वेग क्या है अंतिम, देखिए 3 घंटों पहले 3 घंटों में यहाँ से पहले वेग u था, u प्रारंभिक वेग कितना था 0, और अंतिम वेग कितना हो गया, यहाँ पे देखिए अंतिम वेग कितना है तो 30 हो गया। तो प्रारंभिक वेग हो गया इसका भी को हम लोग अंतिम वेग कहते हैं, 30 हो गया, अंतिम वेग हो गया 0, समय कितना लग रहा है तो 3 सेकेंड। तो यहाँ से भाग दे देंगे 3 सेकेंड, तो 30 - 0 यानी कि 10/3 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। किलोमीटर आवर स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका, यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो पहले 3 सेकंड में। अब 5 सेकंड में हम बात करते हैं। 5 सेकंड में देखेंगे तो यहाँ से देखिए उसके बाद के 5 सेकंडों में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो प्रारंभिक त्वरण भी 30 था और अंतिम त्वरण भी इसका प्रारंभिक वेग भी 30 था और अंतिम वेग भी 30 ही है। देख रहे हैं ना 30 की रेखा पे ये है, तो यहाँ की प्रारंभिक वेग भी 30 है और अंतिम वेग भी 30 है। इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि v - u/t a बराबर 30 - 30 बटा 5 सेकेंड समय ले ना, 5 सेकेंड में यानी 5 घंटा में ना कहा गया है 5 घंटा में, तो 0/5 यानी कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब वेग में परिवर्तन की दौर को हम लोग त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन ना होता है तो इसका मतलब त्वरण नहीं है इसमें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में जो कहा गया है कि अंत के 4 घंटों में त्वरण, अंत के 4 घंटों में त्वरण समझिए। यहाँ पे देखिए अंत के 4 घंटों 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग 30 और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, अंतिम वेग क्या हो गया अंतिम चाल क्या हो गया 0 आ गया। तो यहाँ से देखिए अंतिम वेग देखिए, यहाँ से अंतिम वेग 0 आ गया और प्रारंभिक वेग कितना है तो 30 है, तो 0 - 30/4, तो -30/4 भाग दे दीजिएगा तो -7.5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब हमें 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो प्रमाणित करें कि v² बराबर u² + 2as। और इस सभी के बारे में मैंने आप लोग को बिल्कुल ही पार्ट 4 में और पार्ट 5 में एक ग्राफीय विधि से भी आप लोगों को समझाया हूं और सिंपल मेथड से भी आप लोग को बनाने के लिए बताया हूं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अंक की प्रश्न न्यूमेरिकल को साबित करेंगे और उसे बोर्ड पर ही साबित करेंगे, आप लोग को समझाएंगे भी। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।